इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर हसन रजा साहब, मंच के इधर बैठे हुए हमारे तमाम साथी और मेरे सामने बैठे हुए हमारे दोस्त, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा आयोजन 21वीं सदी के उपन्यास को लेकर 3 दिन का आयोजन, और उसमें मुझे भी दावत दिया जाना, इन दोनों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मुझे नहीं लगता कि 21वीं सदी के नॉवल पर इससे पहले कोई इतना बड़ा आयोजन हुआ होगा, तो इससे कुछ निकल कर आना चाहिए। बावजूद इसके कि सफदर इमाम कादरी साहब को लगता है कि इसमें थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है कोई भी फैसला सुनाने से पहले, लेकिन इसी तरह की प्रक्रिया से कुछ बातें निकल कर आएंगी, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त कम है, इसलिए मैं सीधा विषय पर आऊं। ये जो 21वीं सदी है, इसके बारे में सोचते हुए मेरे जहन में सबसे पहले ये आता है कि एरिक हॉब्सबॉम क्या कहते हैं। ये 21वीं सदी कब से शुरू हुई? क्या सन 2000 से शुरू हुई? उन्होंने कहा था कि 19वीं शताब्दी द लॉन्ग 19th सेंचुरी थी और 20वीं शताब्दी द शॉर्ट 20th सेंचुरी। ये उनका मुहावरा है। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी फ्रांसीसी राज्य क्रांति से शुरू हुई 1789 ईस्वी में और समाप्त हुई 1914 में पहली जंग के साथ, और जो शॉर्ट 20th सेंचुरी है वो 1914 में शुरू हुई और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हुई। तो ये जो 1991 का वर्ष है, विश्व इतिहास के लिए तो वो एक प्रस्थान बिंदु माना जाएगा, एक नई सदी का। क्या हमारे लिए भी, भारतीय संदर्भ में भी वो एक प्रस्थान बिंदु है? मुझे लगता है कि है। अगर वो सोवियत संघ के विघटन की वजह से न भी हो, तो इस वजह से है कि ठीक यही समय है जब हमारे यहाँ 2 चीजें एक साथ शुरू हुई। इनफैक्ट वो 2 चीजें 80 की दहाई के उत्तरार्ध में शुरू हो गई थी, जिसके बारे में अरुंधति रॉय कहती हैं कि 2 ताले एक साथ खुले, बाजार का ताला और बाबरी मस्जिद का ताला। और इसके साथ जो 2 प्रक्रियाएं शुरू हुई इस देश में, उदारीकरण की और सांप्रदायिकरण की, इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा था 1991। 1991 में आप जानते हैं कि LPG, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई। बाजार का ताला तो पहले खुल गया था, लेकिन इस समय बाकायदा वो एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर पास हुई और डेरजिस्टे रिजीम, जो संरक्षणवादी दौर था हमारे देश का, वो पूरी तरह से समाप्त होने की घोषणा हो गई। और यही समय था जब सांप्रदायिक ताकतें बहुत मजबूत हो गई थी और 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। तो उदारीकरण और सांप्रदायिकरण ये दोनों एक साथ शुरू हुए, और आप जानते हैं कि आज हम जिस समय में हैं वो इन दोनों के अपने चरम पर पहुंचने का वक्त है। और बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को कैसे बल पहुंचाती हैं। जो अरुंधति राय का वक्तव्य मैंने उद्धृत किया वो तो है ही, उसके साथ एजाज अहमद ने 1913 में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें उन्होंने इन दोनों के सहसंबंध के बारे में बड़ी गहरी बातें कही। उसका एक हिस्सा मैं नोट कर लाया हूं। यह हिस्सा सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि वो कैसे इस उदारीकरण के साथ उन लोगों को जोड़ते हैं जो फासिस्टों के हाथ में स्टॉर्म ट्रूपर्स के रूप में काम करने के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने लिखा कि किसी भी फांसीवाद या धार्मिक रूप से सुलगती हिंसक झड़पों के लिए और एथनिक क्लिंजिंग में स्टॉर्म ट्रूपर्स के जत्थे उन्हीं लोगों के बीच से आते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने साथ हुई क्रूरताओं के द्वारा आध्यात्मिक रूप से तबाह और नैतिक रूप से दिशाहारा हो चुके हैं। तो ये जो नया दौर है, बाजार के खुलने का दौर, जिसमें बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी है और जिसमें
जो वेतन स्तर है वो बहुत ही कम है ज़्यादातर लोगों के लिए। इसमें ऐसे लोग बहुत उपलब्ध होते हैं सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो ताकतें उनको लामबंद करते हुए ये संतोष दे सकती है कि तुम्हारी भी एक पहचान है, और इस पहचान के लिए तुम चाहो तो लिंचिंग करो, तुम चाहो तो धार्मिक गुंडागर्दी करो। ये उदारीकरण है जो इस तरह से उसको सपोर्ट करता है। तो ये मेरा ख्याल है कि जिस 21वीं सदी की हम बात करने जा रहे हैं वो तो 1991 में शुरू हो गया था, और शायद हिंदी उपन्यास ने उसके इन दोनों पहलुओं को बहुत अच्छी तरह दर्ज करने की कोशिश की है। उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन लगा हुआ है, मैं उस लेकिन पर बाद में आऊंगा। उससे पहले मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं उन हिंदी उपन्यासों के जिन्होंने इस सांप्रदायिकरण और खुले बाजार को और इसकी जो दिक्कतें हैं, इसकी जो समस्याएं हैं, इसकी जो पीड़ाएं हैं, इसने जो तबाही मचाई है, उसको अपने उपन्यासों में दर्ज किया है। अगर आप 2000 से पहले देखें तो बीरेन जैन का डूब, गीतांजलि श्री का हमारा शहर उस बरस, रविंद्र वर्मा का 99, अब्दुल बिस्मिल्लाह का मुखड़ा क्या देखे, असगर वजाहत का 7 आसमान, ये उपन्यास थे जिनमें इनकी झलक मिलनी शुरू होती है। और 2000 के बाद दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम, काशीनाथ सिंह का रेहन पर रघु, रणेंद्र का ग्लोबल गांव के देवता, उन्हीं का गूंगी रुलाई का कोरस, संजीव का मैं नहीं संजीव कथाकार का उपन्यास फांस, मुन्नी मोबाइल जो प्रदीप सौरभ का उपन्यास है, मोनालिसा हंस रही थी जो अशोक भौमिक का उपन्यास है, फसक राकेश तिवारी, वैधानिक गल्प और कीर्तिगान चंदन पांडे, मौसी का गांव प्रहलाद चंद दास, करबला दर करबला गौरीनाथ। ऐसे उपन्यासों की एक लंबी फहरिस्त सुनाई जा सकती है, लेकिन इस तरह से फहरिस्त देना मेरा काम नहीं है। मैं जानता हूं कि ये इब्तदाई सेशन है और इसमें विषय को बहुत ज़्यादा बताने की, उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की जितनी ज़रूरत है, उससे अधिक ज़रूरत उन चुनौतियों पर बात करने की है जो उस विषय पर चर्चा करते हुए आपके सामने होनी चाहिए। ये जो मैंने 2 चीज़ें बताई जो 1991 के बाद के भारतीय यथार्थ का एक बहुत बड़ा पक्ष है, इनको दर्ज करने वाले उपन्यास क्या सिर्फ इस वजह से गुणवत्तापूर्ण मान लिए जाएंगे कि उन्होंने इनकी पहचान की है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई बार आलोचक सिर्फ उपन्यास को एक दस्तावेज की तरह देखना चाहते हैं और उनकी पढ़त पद्धति एक आम पाठक की पढ़त पद्धति से बिल्कुल भिन्न हो जाती है। वो जब देखना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि उसने क्या क्या यथार्थ के पहलू अपने उपन्यास में दर्ज कर लिए हैं, कैसे उसको अपने समय का दस्तावेज बनाया है। वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि दस्तावेज बनाने के चक्कर में उपन्यास बन पाया या नहीं, यह भी देखा जाना चाहिए। तो मेरी तो गुजारिश है कि आप जो उपन्यास पर बात करें, आपका यह नजरिया होना चाहिए कि उपन्यास बन पाया या नहीं, और उपन्यास बन पाया या नहीं ये कैसे समझ में आएगा। अभी बात करते हुए खालिद जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि रिपोर्टिंग नहीं है उपन्यास, अखबारी रिपोर्ट का विकल्प नहीं है उपन्यास। अखबारी रिपोर्ट जो काम करते हैं, समाज वैज्ञानिक जो काम करते हैं, वो काम उन्हें करने दीजिए, वो उनकी विशेषज्ञता है। एक उपन्यासकार की विशेषज्ञता उससे अलग है। आप अगर उपन्यास में कोई चीज ला रहे हैं तो क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि उस बात को इसी विधा की जरूरत थी? इस विधा की कोई अनिवार्यता आपके अंदर दिखलाई पड़ती है? आप बताएं कि क्या इतिहास के किसी एक दौर का बहुत अच्छा विवेचन अगर 2 लोगों के संवाद के माध्यम से कर दिया जाए तो क्या आप उन 2 लोगों की इस बातचीत को एक उपन्यास कहना चाहेंगे? क्योंकि उसमें 2 लोग हैं, यानी 2 कैरेक्टर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं तो उनका एक टाइम एंड स्पेस हो गया, वो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब वो कथोपकथन या संवाद नाम का तत्व भी आ गया जो कि नॉवल में होता है। तो क्या आप उसको नॉवल कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे। वह इतिहास के एक अध्याय का विवेचन है। मेरी मुक्तिबोध की कहानियों से, जो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और जिनको मैं संभवतः हिंदी की कविता की दुनिया में और आलोचना की दुनिया में भी सबसे ऊंची जगह देता हूं,
मुक्तिबोध की कहानियों से मेरी यही शिकायत है कि उनकी कहानियों में इतनी वैचारिकता है, उनके पात्र आपस में विचार ही करते रहते हैं। तो क्या उसका सही माध्यम निबंध नहीं था? उपन्यास जो बन पाया है वो कैसे यह साबित कर रहा है कि वो निबंध नहीं होता, वो इतिहास का एक अध्याय नहीं होता, वह एक समाज वैज्ञानिक लेख नहीं होता, इनमें से कुछ भी उसे नहीं होना था, उसे उपन्यास ही होना था। यह बात जो उपन्यास साबित कर पाए, यानी अपनी विधा के रूप में, अपने जेनर के रूप में अपनी अनन्यता साबित कर पाए, वही उपन्यास हमारे पैमाने पर खरा उतरेगा। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो अपने समय का दस्तावेज बनने के लोभ में औपन्यासिकता को भूल जाते हैं, वो हमारे स्केल पे खरे नहीं उतरेंगे। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। इस सदी के पहली दहाई में 2 उपन्यास आए थे जिन पर मैंने एक साथ लिखा था। कुछ ऐसा संयोग था, किसी पत्रिका के संपादक ने यही जिम्मेदारी दी कि आपको इन दोनों के बारे में लिखना है। उन दोनों के नाम मैंने लिए हैं, अभी जो आपके सामने मैं फहरिस्त पेश कर रहा था उसमें से एक है प्रदीप सौरभ का मुन्नी मोबाइल और दूसरा अशोक भौमिक का मोनालिसा हंस रही थी। दोनों इस खुले बाजार के बाद के हिंदुस्तान के बारे में है। लेकिन मुन्नी मोबाइल के साथ क्या है, बहुत संभावना है उसकी कथा में। एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी स्त्री जो अनपढ़ है लेकिन जिसको टेक्नोलॉजी का सहारा मिल गया है और दबंग है, और जो नए तरह का बाजार उभर कर आया है, उस बाजार में वो अपनी टेक्नोलॉजी और दबंगई, टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन है और दबंगई तो उसके अपने व्यक्तित्व में है, इन दोनों के सहारे अच्छी जगह बनाती है। वो पहले एक बस कंपनी में ऑपरेटर बनती है और फिर धीरे धीरे अमीरों को कॉल गर्ल्स पहुंचाने वाली एक काली दुनिया में उतर जाती है और अंततः मारी जाती है। अगर मैं सिर्फ इतनी बात कहूं तो आपको लगेगा कि कितनी संभावनाओं से भरी हुई कहानी है, जो आज के भारत का, खाली जावेद साहब के शब्दों में कहूं, आईना हो सकता है। लेकिन जब आप उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कथाकार के लिए ये सारे आइडियाज सिर्फ बहाना है। उसको ऐसा लगता है कि जितनी जानकारी बतौर पत्रकार, प्रदीप सौरभ पत्रकार है, बतौर पत्रकार उन्होंने इकट्ठा की है या डायरी में कहीं नोट की होंगी, उन सबको किसी न किसी बहाने से इसमें एडजस्ट कर दिया जाए। और एडजस्ट करने की कोशिश में वो ऐसी हिकमतें आजमाते हैं जो कथा के भीतर सिलाई के उभरे हुए टांकों की तरह दिखलाई पड़ती हैं। जिसको हम सीमलेस कहते हैं वो तो नहीं ही है, वो टांके बहुत साफ साफ दिखलाई पड़ते हैं। और यही नहीं, चूंकि उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर पत्रकार है, इसलिए इस बात का मौका निकाल लेते हैं वो कि गोधरा में हुए नरसंहार के बारे में, गुजरात के दंगों के बारे में, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, इन सब के बारे में बहुत लंबी निबंधात्मक टिप्पणियां करें। अब आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछिए तो मैं तो ऐसी टिप्पणियों का प्रशंसक हूं, मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझे उपन्यास के भीतर वो टिप्पणियां नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं रात दिन वैसी ही टिप्पणियां पढ़ता रहता हूं सोशल मीडिया पर और जो वैकल्पिक माध्यम है उन पर, मुख्यधारा मीडिया से तो वो गायब हो गई हैं, लेकिन तमाम दूसरी जगहों पर मैं वो टिप्पणियां पढ़ता रहता हूं। मुझे उपन्यास की जरूरत नहीं है उन टिप्पणियों को पढ़ने के लिए, पर उस लेखक के पास वो सामग्री इकट्ठा है और उसको अपने समय का आईना बनाना है, अपने उपन्यास को, उसको ज्वलंत दस्तावेज बनाना है अपने उपन्यास को, इसलिए वो सारी चीजें वो अपने उस उपन्यास में पिरोता चलता है। तो एक बहुत ही संभावनाशाली कथा विचार एक घटिया उपन्यास में, मैं बिल्कुल घटिया शब्द का इस्तेमाल और सोच समझ कर घटिया उपन्यास के रूप में डेवलप होता है। दूसरा उपन्यास मोनालिसा हंस रही थी। अशोक भौमिक एक चित्रकार हैं और उनका उपन्यास है जिसमें वो सेंट्रल कैरेक्टर एक चित्रकार है, एक पेंटर है। युवावस्था में जब वो पेंटिंग के स्कूल में है तब से उसको आगे बढ़ता वो दिखलाते हैं। वो इस बात के लिए कृत संकल्प है कि वो अपनी पेंटिंग्स को बिकने नहीं देगा,
बाजारू नहीं बनाना है उसे अपनी चीज को, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि कब धीरे धीरे वो इस बाजार की गिरफ्त में आ गया है। उसके पास पैसा आ रहा है, उसके पास सहूलियतें हैं, और वो ये समझ रहा है कि वो अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। उपन्यास के आखिरी प्रसंग में, जो कि बहुत ही खूबसूरत उसका अंश है, उसमें ये उसके सामने उद्घाटित होता है कि वो अपनी शर्तों पर काम नहीं कर रहा है। वो तो एक आर्ट गैलरी की गिरफ्त में है, और उस आर्ट गैलरी ने उसके आर्ट का इस्तेमाल उसी बाजारू तरीके से किया है, जैसे करती हैं आजकल आर्ट गैलरीज, और वो इस बात से हतप्रभ रह जाता है। उपन्यास यही खत्म होता है। तो इस उपन्यासकार को कोई जरूरत नहीं है अपने समय का दस्तावेज बनाने के लिए खबरों को जगह देने की। वो खबरें इकट्ठा नहीं कर रहा है, लेकिन वो जिस दुनिया को जानता है, चित्रकारों की दुनिया, उस दुनिया के बारे में बहुत विश्वसनीय बातें बताता है, और एक ऐसी शैली में बताता है जिसको आप सचमुच चित्रकार की शैली कह सकते हैं, जिसमें सचमुच आपको शब्दों से तस्वीर बनती हुई दिखलाई पड़ती है, वो बिंब आपके सामने उठे खड़े होते हैं। खैर, इन पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहता था वो बात मैंने कन्वे कर दी है। ये आगे के सत्रों में संभवतः इस चीज का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि एक एक करके 21वीं सदी के सामाजिक राजनीतिक जीवन के जो अभिलक्षण हैं, उनको उपन्यास में दिखलाकर जो पर्चा प्रस्तुत करने वाले हैं, उनको ये लगेगा कि वो कृतकार्य हो गए, पर ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए जब आप नॉवल की बात कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दस्तावेज बनने वाले उपन्यास भी बतौर उपन्यास महान हो सकते हैं। आखिरी कलाम मेरे लिए एक महान उपन्यास है, बावजूद इसके कि वो 350-400 पृष्ठ का जो उपन्यास है उसे मैं संपादित करके 200 पृष्ठ में लाना चाहूँगा। ये 2002 में आया था उपन्यास, 1992 के ठीक 10 साल बाद, और बाबरी मस्जिद ध्वंस के जो 3 दिन थे, उन 3 दिनों की अवध की कहानी है वो। इतनी खूबसूरती से उस पूरे भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक लम्हे को इस उपन्यास ने दस्तावेजीकृत किया है, वो देखने लायक चीज है। और यहां वो दस्तावेज बनाने के चक्कर में खबरों के भीतर नहीं जाते। लेकिन इसी के मुकाबले अगर आप देखें, गौरीनाथ का एक उपन्यास मैंने नाम लिया आपके सामने, करबला दर करबला, जो अभी 3-4 साल पहले आया है, वो भागलपुर के दंगों पर है पूरा उपन्यास। उस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको पता चलता है कि उपन्यासकार ने बहुत शोध किया है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा की हैं, और जो इकट्ठा की हुई चीजें हैं उन्हें उपन्यास में डालने का लोभ संवरण नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि जो भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो बीए के प्रथम या द्वितीय वर्ष में पढ़ते हैं, वो आपस में पूरे भारतीय परिदृश्य का ऐसा विश्लेषण पेश करते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हुए, कि मैंने उनके बारे में कहीं लिखा कि वो लेखक के ज्ञान का बोझ ढोते हुए बाल मजदूर लगते हैं। आखिर हम लोग भी बीए पढ़ चुके हैं भाई, और ये वही समय था जिस समय के बारे में गौरीनाथ ने लिखा है, ये वही समय था जब मैं पटना कॉलेज में बीए में था। वामपंथी राजनीति में दीक्षित जो लोग हैं वो तो फिर भी उसके आसपास की थोड़ी बातचीत कर सकते हैं बीए में रहते हुए, लेकिन सामान्य विद्यार्थी उस तरह की बातचीत नहीं कर सकते जो उनके नॉवल में आया है। और यही नहीं है, इसके अलावा जितनी चीजें उन्होंने इकट्ठा की सबको उन्होंने डाल देने की कोशिश की, इसलिए बहुत लंबे लंबे हिस्से हैं जो निबंध की तरह चलते हैं। तो एक बड़ा अच्छा विषय जो आज के समय में इस सांप्रदायिकता की जड़ों को पीछे जाकर तलाश सकता था, वो एक अच्छे उपन्यास के रूप में विकसित नहीं हो पाया। और यह भी होता है कि जो दस्तावेज बनाने की बिल्कुल फिक्र नहीं करते, बावजूद इसके उनका नॉवल उनके समय के बारे में एक रिस्पॉन्स की तरह दिखलाई पड़ता है। आखिर दस्तावेज बनाना या दर्ज करना होता क्या है? नॉवलिस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने समय को, जिस वक्त में वो रह रहा है उस वक्त को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। और मुझे लगता है कि अभी वही मैंने खालिद जावेद का निमत खाना पढ़ना शुरू किया, वो ऐसा ही रिस्पॉन्स है अपने समय के प्रति। या दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास जो 1998-97 के आसपास आया, या 2012 के आसपास नीलेश रघुवंशी का उपन्यास एक कवि के नोट्स, ये सभी अपने समय के रिस्पॉन्स। आप देखेंगे वो जो
नाम मैंने लिया, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसमें कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब हाथी पर बैठकर कॉलेज जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाथी है उनके पास, वो बाहर हाईवे पर आते हैं, कॉलेज वहां से 2-3 किलोमीटर दूर है, और उसी समय एक हाथी वाला गुजरता है, वो उनको लिफ्ट दे देता है और वो हाथी से कॉलेज जाते हैं। उनके घर में जो खिड़की है, उस खिड़की से पीछे कूदने पर वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो अद्भुत शांत दुनिया है, जहां वृक्ष हैं, बंदर उछल कूद कर रहे हैं, एक छोटा सा तालाब है जिसके किनारे बैठी हुई एक बूढ़ी चाय बनाती रहती है, और वहां वही पहुंच पाते हैं। उनके मकान का मालिक जब वहां आता है तो खिड़की खोलने पर कहता है कि कहां है? तुम कहते हो कि इसके पीछे ऐसी एक जगह है। वो जो नायक है वही उस जगह पर पहुंच पाता है और कोई नहीं पहुंच पाता। आप कहेंगे कि ये अपने समय के बारे में कैसा रिस्पॉन्स है, ये कैसी प्रतिक्रिया है? ये इस बहुत ही गतिशील समय में, इतना ज्यादा गतिशील समय कि हम उसकी गति से परेशान हो गए हैं, उस समय में एक ऐसी दुनिया की तलाश है जहां हाथी पर बैठकर कॉलेज जाया जा सकता है, और जहां इस तमाम शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह जाया जा सकता है जहां तालाब है, बंदर उछल कूद कर रहे हैं, तालाब के किनारे बैठी हुई एक बूढ़ी है जो चाय बनाकर पिलाती है, जहां अपार शांति। ठीक इसी तरह एक कवि के नोट्स, जो नीलेश रघुवंशी का उपन्यास है, एक कस्बे के बारे में लगभग आत्मकथात्मक कृति है, पर विस्तार में नहीं जाऊंगा, मुझे डर है कि मैं बताने लगूं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं आखिर की कुछ बातें कहूं कि इस तरह के दस्तावेजीकरण और भी हुए हैं जो उपन्यास की शर्तों पर खरे उतरते हैं। मसलन मैं बिल्कुल इधर के उपन्यासों को अगर लूं तो राकेश तिवारी का फसक, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमारे देश में हुआ है, इसके लिए टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया गया है। एक छोटे पहाड़ी कस्बे में किस तरह व्हाट्सएप से सारी चीजें हो रही हैं। इसी तरह 2 उपन्यास चंदन पांडे के, जिनको मैं थोड़ी लंबी से भी लंबी कहानी ही कहता हूं, शायद इसको नॉवल कह पाना मुश्किल है। वैधानिक गल्प और कीर्तिगान। हमारे समय में जो लिंचिंग हो रही है, जिस तरह के लव जिहाद का की अफवाह उड़ाई जा रही है, इन सब के बारे में एक ऐसी कथा बुनने की कोशिश है जो कथा परत दर परत खुलती चली जाती है जैसे जैसे आप पढ़ते हैं। जैसे वैधानिक गल्प में एक व्यक्ति गायब हो गया है जो नैरेटर की पूर्व प्रेमिका का पति है, और वो जिस नाटक मंडली को चलाता है उसके सदस्य एक के बाद एक गायब होते चले जा रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है उस कस्बे में, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, उपन्यास लगभग इसका रहस्य उद्घाटन करने के साथ खत्म हो जाता है। कीर्तिगान इसी तरह लिंचिंग के बारे में है, जो इन दिनों आप जानते हैं पिछले 9 सालों में बहुत भयावह तरीके से हमारे देश में बढ़ी है। इसी तरह गीता हरिहरन का उपन्यास, चूंकि भारतीय उपन्यासों पर पूरी बात है इसलिए मैं सिर्फ हिंदी तक सीमित न रखूं, आई हैव बिकम द टाइड, बहुत अद्भुत कृति है जो ठीक हमारे इन 9 सालों में इस देश में जो हुआ है उसको दर्ज करती है। लेकिन उसमें एक नया पहलू है, और वो पहलू ये है, 2 समानांतर कथाएं चलती हैं। एक कथा जो 12वीं-13वीं शताब्दी की है, जब एक धार्मिक जागरण जाति व्यवस्था के खिलाफ था, और उस धार्मिक जागरण ने अपने को एक जाति मुक्त समाज के रूप में व्यवस्थित किया था। और दूसरा बिल्कुल आज का समय, जिसमें कि दलितों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं। वो बड़े संस्थानों में दाखिला लेते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ जो व्यवहार होता है उसकी वजह से वो आखिरकार खुदकुशी के लिए मजबूर होते हैं। ये दोनों कथाएं पैरेलल चलती हैं, और जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो इन सब के पीछे हैं। यानी उपन्यास में एक स्वर उभर कर आता है कि जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, जो हिंदू धर्म नहीं है, जो एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, वह सिर्फ इस्लाम के खिलाफ या गैर हिंदू के खिलाफ नहीं है, वो दलित के खिलाफ है, वो स्त्री के खिलाफ है। और इस चीज को बहुत ही कायदे से गीता हरिहरन का ये उपन्यास उभारता है। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय का उपन्यास, मैंने हिंदी में पढ़ा है, वो उर्दू में भी अनुदित हो चुका है। या फिर इधर ही बिल्कुल युवा कथाकार प्रवीण कुमार का अमर देसवा, जो कोरोना के
दूसरी लहर पर केंद्रित उपन्यास है और उस दूसरी लहर के खत्म होते होते वो उपन्यास प्रकाशित हो गया था। तो कोरोना के दौर में क्या हो रहा था, इस सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां कैसे छोड़ी और कैसे गलत आंकड़ों से कोरोना के साथ अपनी फाइट को जस्टिफाई करने की कोशिश करती रही, ये पूरा उपन्यास उसको डील करता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अपने समय को दर्ज करने का जो दावा है, उस दावे की क्या सीमाएं हैं और उसकी क्या ताकत है, उसकी शक्तियां क्या हैं। इन दोनों पर मेरा ख्याल है कि आगे के सत्र में हमारे वक्ताओं को विचार करना चाहिए। दो और चीज़ें बस मैं ख़त्म कर रहा हूं, मैं उन पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। वो ये कि इस 1991 से शुरू हुई 21वीं सदी में जो हाशिए का समाज है, वह लगातार हिंदी उपन्यास में कम से कम मुखर होता चला गया है। आप देखेंगे तो समलैंगिकों के बारे में, स्त्री प्रश्न पर, आदिवासी प्रश्न पर, दलित प्रश्न पर अपेक्षाकृत कम उपन्यास में बहुत तरह की आवाजें आपको सुनने को मिलती हैं। समलैंगिक प्रश्न पर केंद्रित पूरे पूरे उपन्यास हैं, जैसे मुझे गीतांजलि श्री का तिरोहित याद आता है या पंकज बिष्ट का कागज की नाव याद आता है। दलित प्रश्न के बारे में मैंने कहा कि वो अपेक्षाकृत कम है। उसका कारण ये है कि जो हिंदी में कम से कम जो दलित साहित्य है, उसका मुख्य फोकस गद्य में कहानी या फिर आत्मकथा पर रहा है। उपन्यास के रूप में वो बहुत सफल उपन्यास नहीं दे पाए हैं। लेकिन एक उपन्यास का मैंने नाम लिया था पीछे, वो मेरी फहरिस्त में था, मौसी का गांव प्रहलाद चंद दास का। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो दलित प्रश्न और उसके साथ सांप्रदायिक प्रश्न को जोड़कर चलने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास हो सकता था, बशर्ते कि उसमें संवादों के माध्यम से बाबा साहब आम्बेडकर की फिलॉसफी को सामने लाने की या दलितों के साथ जो हो रहा है उसको स्पष्ट कर देने की कोशिश न होती। वो सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देने की कोशिश, जिसमें कि एक बहुत आम पाठक, एकदम नया पाठक भी चीज़ों को पूरी तरह से समझ जाए, ये कोशिश उपन्यास को कई बार कमज़ोर बनाती है। वो उसके साथ भी हुआ है। मैं अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने में ये बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये दोनों पक्ष, हाशिए के समाज का उभार, उसकी आवाज़ों का शामिल होना, जो कि दरअसल इस खुलेपन के साथ आया भी है। बाजार का खुला होना अपने आप में उतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। निश्चित रूप से उसके जो नकारात्मक पहलू हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, तो ये उससे जुड़ा हुआ भी है। और इसके साथ सांप्रदायिकता और बाजार का ताला खुलना, ये चीज़ें हैं जिनसे मुख्य रूप से 21वीं सदी का उपन्यास अब तक प्रभावित रहा है। आगे की दिशा बता पाना तो मेरे बस में नहीं है। शुक्रिया।